हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने वाले हैं, चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का। साइंस का चैप्टर है 9th क्लास का। तो देखिए, हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अब हम देखते हैं क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। हमने ये 3 फैक्टर्स देखे थे क्रॉप के। अब क्रॉप की वैरायटी को किस तरीके से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे आगे। This approach depends on finding a crop variety that can give a good yield. Varieties or strains of crops can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease. देखिए इसमें क्या है ना, हम लोगों को कई सारी अप्रोच अवेलेबल है हमारे पास कि कैसे हम लोग क्रॉप की वैरायटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ये बताया गया है। ये अप्रोच डिपेंड करती है एक ऐसी क्रॉप की वैरायटी को फाइंड करने में जो कि एक अच्छी ईल्ड दे सकती है, यानी कि उपज अच्छी दे सकती है। वैरायटीज़ अलग अलग होती हैं क्रॉप्स की, वो हम लोग किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल करेक्टरिस्टिक्स। ब्रीड करते हैं यानी कि उसको हम लोग पैदावार उसकी करते हैं। किस किस पे डिपेंड करता है कि भाई उसमें बीमारियां ना लगें ज़्यादा, और फर्टिलाइज़र पे उसका अच्छा रिस्पॉन्स हो, जब हम खाद डालें तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी आए और वो ज़्यादा मात्रा में उगे। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक इनटू क्रॉप इज़ बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो आप हाइब्रिडाइजेशन की मदद से भी क्रॉप में उसकी मनचाही कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस होता है ना, आपका 2 मार्क्स का भी आ सकता है, 1 नंबर में भी आ सकता है, या MCQ में भी, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। तो 2 अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे। मानो कि एक प्लांट, एक मटर का पौधा इंडिया का है और एक मटर का पौधा US से ले आए और उन दोनों की ब्रीडिंग करवा दी, तो जो ऑफस्प्रिंग होगी वो बेहतर निकलेगी, क्योंकि रिसर्च वगैरह करके ही लेकर के आते हैं कि ये वाली क्रॉप, ये वाले फ़ायदे हैं, इसमें ये फ़ायदे हैं, इनकी ब्रीडिंग करवा दो, फिर जो इनके बच्चे पैदा होंगे, इनकी जो ऑफस्प्रिंग होगी, उनमें दोनों अच्छी अच्छी वाली क्वालिटीज़ आ जाएंगी, या फिर दोनों की क्वालिटीज़ आ जाएंगी। ये होती है हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉस ब्रीडिंग। दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वेरिएटल, यानी कि बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़, इंटर स्पेसिफिक बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, और इंटर जेनेरिक बिटवीन डिफरेंट जेनरा। तो क्रॉस ब्रीडिंग या फिर हाइब्रिडाइजेशन कई तरीके का हो सकता है। अलग अलग वेराइटीज़ के बीच में आप जो है क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हो, अलग अलग स्पीशीज़ की भी आप क्रॉस ब्रीडिंग करा सकते हो, और अलग अलग जेनेटिक्स वालों की भी, मतलब कि घोड़े की और गधे की ब्रीडिंग करवा दी है ना, तो अलग अलग जीनस की भी आप ब्रीडिंग करा सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, इसमें क्या होता है, अलग अलग जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स की हाइब्रिडाइजेशन या फिर ब्रीडिंग करवाई जाती है। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक। हाइब्रिडाइजेशन में तो आपने पूरे की पूरी तरीके से ब्रीडिंग करवा दी, क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी। और दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई आपको मटर का दाना मोटा करना है, तो आप ऐसा जीन डाल दो उस पेड़ में कि, और कुछ चेंज नहीं करा आपने, सिर्फ एक ऐसा जीन डाल दे जिससे मटर का दाना मोटा होने लगे। दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो एक जीन डाल देना अपनी डिज़ायर्ड करेक्टरिस्टिक लाने के लिए, उसको हम लोग GM क्रॉप्स कहते हैं। और ये फ़िलहाल हम लोग ज़्यादा यूज़ में नहीं लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि इसका भी माना जाता है कि हैज़र्ड्स हो सकते हैं एनवायरनमेंट को इससे। For new varieties of crops to be accepted, it is necessary that the variety produces high yield under different conditions that are found in different areas. तो हम लोग को कोई भी क्रॉप है, हाइब्रिड क्रॉप बना रहे हैं हम, तो हम इस तरीके से देखते हैं कि वो जो क्रॉप है, नई वैरायटी हम बना रहे हैं, वो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी उपज ना अलग अलग कंडीशंस में और अलग अलग इलाकों में भी वो अच्छी उपज हमें दे पाए। जैसे कि इंडिया में भी दे पाए, तो US के क्लाइमेट में भी हमें वो भी अच्छी उपज दे पाए। इस चीज़ का भी हम लोगों को ध्यान रखना होता है। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वेराइटी। तो हम लोगों को फार्मर्स को प्रोवाइड करने हैं, है ना, तो अलग अलग जगह के फार्मर्स को इसी तरीके से वो अलग अलग जगह अडेप्ट होने वाला सीड होना चाहिए। दैट इज, सीड शुड बी ऑफ सेम वेराइटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन। तो भाई इस तरीके से होना चाहिए कि हम जिस जगह के किसान को दे रहे हैं वहाँ पर वो उपज अच्छे से हो पाए। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस
एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो कल्टिवेशन प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि भाई मौसम कैसा है, मिट्टी कैसी है, पानी कैसा है। सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रेडिक्टेबल, वेराइटीज दैट बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन आर यूजफुल। तो भाई ऐसी क्रॉप वेराइटी जो अलग अलग, भाई अगर सूखा पड़ गया तो भी जो है फसल उग जाए, और ज़्यादा बारिश हो गई तो भी फसल उग जाए। तो इस वजह से इसीलिए फसल की क्वालिटी या वैरायटी ऐसी होनी चाहिए जो हर तरीके का मौसम झेल जाए। एक ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए किसी भी फसल में। सिमिलरली वेराइटीज टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड। तो मतलब ऐसा भी होना चाहिए कि भाई अगर नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो ऐसे इलाके में भी फसल उग जाए। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन। तो कौन कौन से फैक्टर्स जिन पर वैरायटी इम्प्रूवमेंट किया गया है? तो हायर ईल्ड यानी कि उपज बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप पर एकड़, मतलब पर एकड़ में जो है उपज बढ़ जाए, इसके लिए भी काम किए गए हैं हाई ईल्ड के लिए। इम्प्रूव क्वालिटी की, भाई क्रॉप टू क्रॉप जो है वो हम अच्छे से फसल को उगा सके, उपज ज़्यादा हो सके। बेकिंग क्वालिटी पे डिपेंड करती है, जैसे कि बेकिंग क्वालिटी किसकी? गेहूँ है तो गेहूँ ऐसा होना चाहिए कि भाई उसकी जो जब वो रोटी पक के आए तो वो टेस्टी लगे। और यहाँ पे अगर हम लोग पल्सेस की बात करें तो पल्सेस की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ऑयल जो है, ऑयल सीड की अगर आप क्वालिटी बढ़ा रहे हो तो उसमें ज़्यादा ऑयल निकले, इस तरीके से। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस होना चाहिए उसमें, यानी कि कीड़े मकोड़ों से बचने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। ड्रॉट से या फ्लड से बचने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, स्ट्रेस को झेल पाए ऐसी फसल हो। चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, द शॉर्टर, मतलब हम लोग इस तरीके से फसल को बेहतर कर सकें कि वो कम ही टाइम में जो है पक करके आ जाए, और कम टाइम में वो पक जाएगी तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा कि भाई पहले 4 महीने में पक रही थी, 3 महीने में ही अब वो बन के तैयार हो जाएगी। तो शॉर्ट ड्यूरेशन होगी तो फार्मर के लिए और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ज़्यादा क्रॉप फार्मर लगा पाएगा एक ही लैंड पे। फिर वाइडर अडेप्टेबिलिटी, यानी कि सब लोग उसको क्रॉप को एक्सेप्ट करें, हर क्लाइमेटिक कंडीशन में वो उग जाए। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि भाई जितना टॉल चाहिए उतना टॉल हो, शॉर्ट चाहिए तो शॉर्ट हो, है ना। तो जो वो वाली फसल होती हैं जानवरों के खाने वाली, वो क्या होनी चाहिए, थोड़ी मतलब टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉडर क्रॉप। फॉडर क्रॉप जो जानवर खाते हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी होनी चाहिए। डॉफनेस की छोटा होना चाहिए सीरियल्स के लिए, क्योंकि दालें जो है कम हाइट में ज़्यादा न्यूट्रिशियस वो होती हैं। तो अलग अलग एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक दालों की होगी या अलग अलग जो है फसलों की होगी, तो वो भी डिज़ायर्ड होनी चाहिए। अब हमें देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन। बायोटिक फैक्टर बायोटिक फैक्टर कैसे क्रॉप प्रोडक्शन को इफेक्ट करते हैं? तो देखो, बायोटिक फैक्टर जानवर, पेड़ और कीड़े मकोड़े क्रॉप प्रोडक्शन को असर तो डालते ही हैं, और एबायोटिक फैक्टर जैसे कि भाई सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गई तो उससे भी क्रॉप पे फर्क पड़ता है। व्हाट आर द डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। तो डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो देखो बहुत सारी होती हैं, जैसे कि हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भाई टॉल होना चाहिए और ब्रांच ज़्यादा होनी चाहिए अगर फॉडर क्रॉप है, तो डॉर्फ होने चाहिए, तो अगर सीरियल है यानी कि दाल है तो वो छोटा होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा लेस न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करेगा और ज़्यादा न्यूट्रिएंट उसमें रह जाएंगे, ज़मीन में रह जाएंगे। तो ये सारी की सारी एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, अलग अलग फसल की अलग अलग डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब हम ये वाला जो है ना क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये वाला देखते हैं। इसमें क्या है, इन इंडिया एज इन मैनी अदर एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म्स। तो इंडिया में जैसे कि बाकी सारे दूसरे देशों में है, जो फार्मिंग होती है उसमें छोटे खेत भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े खेत भी होते हैं। डिफरेंट फार्मर्स दस हैव मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज। तो देखो यार, हमारा देश है थोड़ा क्या है, कृषि प्रधान देश है, और जो खेतों का जो वो है ना साइज़ वो छोटा है। और यूएस में क्या है, यूएस में किसान कम है और खेतों का साइज़ जो भी किसानी करते हैं फार्मर्स उनका बहुत ज़्यादा बड़ा खेतों का साइज़ है। तो वेरी करता है कि भाई वहाँ का किसान कैसा होगा। हमारे देश का किसान जो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो अमीर किसान है, ऐसे ही यूएस के किसान अमीर हैं, मगर जो छोटे किसान हैं वो क्या वही सारी चीज़ें उतनी ही सिंचाई कर सकते हैं, उतने ही महंगे जो है बीज वो खरीद सकते हैं। तो हर चीज़ ध्यान में रखी जाती है, यही हम देखेंगे। इन शॉर्ट, इट इज़ द मनी और द फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलाउ द फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी।
तो पैसा ही होता है जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर पाएगा फार्मर या नहीं कर पाएंगे, वो मैटर कर जाता है ना कि भाई जितना पैसा है उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का वो इस्तेमाल कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा उनकी फसल और अच्छी हो पाएगी. देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट्स एंड यील्ड. दस फार्मर्स परचेजिंग कैपेसिटी फॉर इनपुट्स डिसाइड्स क्रॉपिंग सिस्टम एंड प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. तो भाई जितना अच्छा मतलब बीज खरीदेंगे, जितना अच्छा खाद और वो सब खरीदेंगे, उतनी ज़्यादा अच्छी फसल होगी. तो ये हमें बताया गया है. देयरफॉर प्रोडक्शन रेट्स कैन बी डिफरेंट लेवल्स. दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. तो जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होती हैं वो भी बहुत वेरी करती हैं. नो कॉस्ट प्रोडक्शन मतलब भाई कोई भी कॉस्ट नहीं लगाई, जो पुराना बीज था उसी को ज़मीन में डाल दिया और बैलों की मदद से या फिर अपने हल की मदद से जो है कर दिया, खेतों की जो खुदाई वगैरह होती है वो कर दी और बारिश के पानी से ही फसल का काम चल गया. तो ये तो नो कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगी प्रोडक्शन में. लो कॉस्ट जो थोड़ा बहुत मतलब थोड़े सस्ते बीज या सस्ती खाद या थोड़ा बहुत सिंचाई की सुविधा कर ली गई. हाई कॉस्ट में तो भाई हर चीज़ हाई कॉस्ट वाली जो है वो यूज़ की गई फसल को उगाने के लिए. तो हमारी ये जो क्रॉप प्रोडक्शन की टेक्निक्स होती हैं ना, क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस भी अलग अलग लेवल की होती हैं. तो नो कॉस्ट, लो कॉस्ट या फिर हाई कॉस्ट प्रोडक्शन, अलग अलग टाइप की प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होती हैं. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस. तो कई सारी होती हैं, लो कॉस्ट, नो कॉस्ट या फिर हाई कॉस्ट. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट. न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब होता है भाई जो मिट्टी है, मिट्टी को ना, मिट्टी में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं. जब हम उसमें फसल उगाते जाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता जाता है. बट फसल उगने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है. डू वी just as we need food for development, growth and well-being, plants also require nutrients for growth. न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल. तो भाई प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जो कि हवा, मिट्टी, पानी से उनको मिलते हैं. देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स विच आर असेंशियल फॉर प्लांट्स. एयर सप्लाई कार्बन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम वाटर एंड सॉइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट. तो ऑलमोस्ट 16 न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है प्लांट्स को. कार्बन और ऑक्सीजन तो देखो हवा से ले लेते हैं प्लांट्स. ज़मीन से जो पानी होता है उससे प्लांट्स को हाइड्रोजन मिल जाता है. बाकी 13 न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट्स को वो मिट्टी से मिलते हैं. अमंग दीज 13 न्यूट्रिएंट्स 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़. इन 13 में से 6 जो हैं वो ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में चाहिए होते हैं. देयरफॉर दे आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो प्लांट्स को कुछ तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं. ऐसे ही ह्यूमन बॉडी को भी कुछ मैक्रो और माइक्रो चाहिए होते हैं. तो 6 तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को चाहिए होते हैं. द अदर 7 न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ एंड दे आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो भाई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़. ये हो गया हमारा टेबल में हमें बता रखा है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में. तो एयर से हम लोग को एयर से प्लांट्स को मिल जाता है कार्बन, ऑक्सीजन. वाटर जो है वो हाइड्रोजन मिल जाता है वाटर से. और क्योंकि वाटर H2O होता है तो ऑक्सीजन भी तो मिलता है वाटर से प्लांट को. अब सॉइल में मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोराइड, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन. तो 2 मैक्रोन्यूट्रिएंट और 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लोग याद कर लीजिएगा. अब डेफिशिएंसी अगर इन न्यूट्रिएंट्स की हो जाती है ना तो इससे क्या होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस प्लांट्स का इफेक्ट करता है, उनका रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड ससेप्टिबिलिटी टू डिसीज़. तो मतलब वो डिसीज़ के लिए ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हैं. मैंने गड़बड़ बोल दिया, ससेप्टिबिलिटी होता है ये. तो रिप्रोडक्शन के लिए, आगे आप ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए, लंबे होने के लिए, है ना, सबके लिए क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो प्लांट्स में प्रॉब्लम आ सकती है. टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग दीज न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइज़र. तो ये जो हैं न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं सॉइल को इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर. तो मैन्योर, फर्टिलाइजर्स, ये हमें आगे इनके बारे में बताया गया है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट आर द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर नीडेड इन मोर क्वान्टिटी बाय प्लांट्स और एनिमल्स. प्लांट्स या फिर एनिमल्स के द्वारा अगर इनको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है
प्लांट्स को इनकी, तो इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलते हैं? तो देखो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स हमें कैसे कैसे मिल रहे हैं, हवा से, पानी से और मिट्टी से, एयर, वाटर और सॉइल से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब ये मैन्योर, फर्टिलाइज़र्स और फिर उसके बाद काफ़ी सारा आगे का है कि भाई इरिगेशन क्या होता है, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या होते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।